हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की। ठीक है, हम जानेंगे कि पृथ्वी क्या है, कैसी इसकी गतियाँ होती हैं, कौन-कौन सी गतियाँ करती हैं, कौन-कौन से ताप कटबंध यहाँ पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौर मंडल का 5वाँ सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जब हमने ग्रहों की संख्या पढ़ी थी, तो जाना था कि 8 ग्रह होते हैं। उन्हें हमने सूर्य से दूरी के क्रम में पढ़ा था कि सबसे पास कौन है सूर्य के, फिर उसके बाद कौन है, ऐसे करके पढ़ा था। फिर हमने आकार के आधार पे पढ़ा था कि सबसे बड़ा कौन-सा ग्रह है, तो बृहस्पति था, फिर शनि था, फिर अरुण-वरुण थे, ऐसे करके आकार पढ़े थे, उसके बाद पृथ्वी आती थी। तो आकार के क्रम में जो पृथ्वी है, वो सौरमंडल का 5वाँ सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, याद रखना कौन से नंबर का है, तो 5वाँ सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर दूरी के क्रम में पूछा जाए तो पहले कौन-सा आता है, बुध आता है, फिर कौन-सा आता है, तो शुक्र आता है, फिर कौन-सा आता है, तो पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। ठीक है, दूरी के अगर अनुसार पूछा जाए तो सूर्य से तीसरा ग्रह है। अगर आकार के आधार पे पूछा जाए तो कौन-सा हो जाएगा? तो 5वाँ ग्रह हो जाएगा सबसे बड़ा। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है? तो दूरी के क्रम में क्या है? तीसरा है, जबकि आकार के क्रम में 5वाँ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है? अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी पर जलमंडल का क्षेत्र अगर देखें तो कितने परसेंट जल पाया जाता है पृथ्वी पर? तो 71% जो है वो जल पाया जाता है। जबकि स्थलमंडल की बात करें तो 29%, ठीक है? 29% जो है वो स्थलमंडल पाया जाता है। जल की मात्रा इतनी अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि 71% क्या है, सिर्फ जल पाया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 29% क्या है, सिर्फ भूमि पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि स्थलमंडल कितना है, 29% है, जबकि जलमंडल का क्षेत्र कितना है, तो 71% है। ठीक है, ये पांचों चीजें एक नंबर में पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें याद कर लेना कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। दूरी के आधार पे तीसरा ग्रह है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। जलमंडल का क्षेत्र कितना है, तो 71% है, जबकि स्थलमंडल का क्षेत्र कितना है पृथ्वी पर, तो 29% है। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की गतियों की। ठीक है, कि पृथ्वी जो है वो कौन-कौन सी गति करती है। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, पहली घूर्णन गति जिसे हम लोग परिभ्रमण गति भी कहते हैं, और दूसरी आपकी परिक्रमण गति। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति कौन-सी होती है? जैसे आप बॉल है अपने हाथ में पकड़े हुए हैं और उसे घुमा रहे हैं। ठीक है, हाथ में पकड़े हैं और उसे घुमा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? वो घूर्णन गति हो जाएगी या परिभ्रमण गति हो जाएगी। ठीक है, परिक्रमण क्या होती है? जब किसी का चक्कर लगाना है। ठीक है, जब बॉल है जो आपकी वो किसी का चक्कर लगा रही है, या मान लिया कि बीच में एक पेड़ लगा हुआ है और कार है उसके आस-पास चक्कर लगा रही है, तो वो कौन-सी गति हो जाएगी? वो परिक्रमण गति हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो आपकी गति है वो है आपकी घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, जिसे रोटेशन कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना है इसे अच्छे से। ठीक है, इसे रोटेशन कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग घूर्णन गति और परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसे ही घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे इसके नाम हैं। जब क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव जो होता है वो हमेशा कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है। आपको ये चीज़ तो पता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है वो फिक्स है। उसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है वो पूरब में उगता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है, ऐसा नहीं होता। पृथ्वी घूम रही है, ठीक है? अब पृथ्वी आप सोचिए कैसे घूमेगी? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, इसी चक्कर में जो है वो सूरज क्या है, हमें ऐसा दिखता है कि पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ठीक है? तो पृथ्वी क्या है कि सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति कहते हैं। ठीक है? तो कई सारे इसके नाम हैं। घूर्णन गति भी कह सकते हैं, परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं और दैनिक गति भी कह सकते हैं। और ये जो दैनिक गति होती है इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ठीक है? ये चीज़ भी याद रखनी है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 चक्कर या 1 घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है, कितने टाइम में 1 चक्कर लगा लेती है, तो इसे 1 घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। ठीक है? यहाँ पे 4 मिनट बच जाता है, तो लगभग 24 घंटे लग जाते हैं अपने अक्ष पे घूमने में। ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगाती है। अब दूसरी जो गति है आपकी, वो है आपकी परिभ्रमण गति। ठीक है? अब इसके बारे में जान लेते हैं। 2016 में इसके बारे में पूछा भी गया है। ठीक है, तो परिभ्रमण गति क्या है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना यानी कि घूमना परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? या हम कह सकते हैं परिक्रमा लगाती है। ठीक है, आपने परिक्रमा लगाई होंगी काफ़ी। ठीक है, तो उस परिक्रमा को हम क्या कहते हैं? उसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में सूर्य का पूरा चक्कर वो लगा पाती है, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है? तो इसे पूरा करने में कितना टाइम लगता है इसे? तो 365 दिन,
5 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 365 दिन का 1 साल होता है। अब यहाँ पे 5 घंटे 48 मिनट जो लग रहा है, ठीक है, अब ये जुड़ता जाता है 4 साल में, तो फिर क्या होता है, फिर वो 24 घंटा बन जाता है, तभी एक लीप ईयर आपने सुना होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर। तो दोनों गतियों में डिफरेंस याद रखना। पहली है घूर्णन गति, जिसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। इसकी वजह से दिन-रात होता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि दिन-रात किसकी वजह से होता है, कौन-सी गति की वजह से? तो घूर्णन गति की वजह से होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है? अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है? जैसे बॉल अपने हाथ में पकड़ी और उसे घुमा रहे हैं पश्चिम से पूरब, या ग्लोब लगा हुआ है, आपने उसे घुमा दिया, तो वो कौन-सी गति हो जाएगी? तो वो घूर्णन गति या परिभ्रमण गति हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी वजह से दिन और रात होते हैं और ये कितने घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट में 1 चक्कर लगा लेती है, ठीक है? अपने अक्ष पे घूम लेती है। दूसरी गति थी आपकी परिक्रमण गति। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना या घूमना क्या कहलाता है? वो परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहलाती है, ठीक है? तो चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाएगा? परिक्रमण गति कहलाएगा, ठीक है? और इसे सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है? 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना। देखिए, चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है? अब ये पृथ्वी जो है वो ऐसे-ऐसे घूम रही है, ठीक है? अपने आस-पास घूम रही है, तो वो कौन-सी गति हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी परिभ्रमण गति, ठीक है? या घूर्णन गति कह सकते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ऐसे करके चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति, ठीक है? दोनों में डिफरेंस याद रखना। अब है दिन और रात का होना, ठीक है? दिन और रात का होना कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन-सी गति के कारण और दिन और रात होता है, ठीक है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से दिन और रात होता है, अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये घूर्णन करना जो होता है, उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे क्या है, ये सूर्य है, ठीक है? ये सूर्य है आपका। अब सूर्य के सामने ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या कर रही है? ऐसे-ऐसे करके घूम रही है अपनी अक्ष पे, ठीक है? ऐसे-ऐसे गोल-गोल करके घूमेगी, गोल-गोल घूमेगी। तो इससे क्या होगा कि कभी-कभी कुछ हिस्सा जो होगा वो सूर्य के सामने पड़ेगा और कुछ हिस्सा इसके विपरीत पड़ेगा, ठीक है? जो विपरीत में पड़ेगा, ठीक है, अपोज़िट पड़ेगा, वहाँ तो अंधेरा हो जाएगा, वहाँ रात हो जाएगी और जो इसके सामने पड़ेगा, वहाँ पर दिन होगा, ठीक है? तो दिन और रात होना किस पे निर्भर करता है? तो वो घूर्णन गति पे निर्भर करता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि दिन और रात का होना किस गति पे निर्भर करता है, 1 नंबर में पूछेगा, 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको लिखना है कि घूर्णन गति के कारण या घूर्णन गति के प्रभाव के कारण दिन और रात होता है, ठीक है, पृथ्वी पर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है? फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी पर, वो कौन-सी गति के कारण होता है? पृथ्वी की कौन-सी गति है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है? ठीक है? कि जैसे कि सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गई, ये किस कारण देखने को मिलता है? कौन-सी गति की वजह से देखने को मिलता है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति व 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है? क्यों होता है ऋतु परिवर्तन? कि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के क्या कर रही है? चारों ओर चक्कर लगा रही है। जैसे क्या है कि ये सूर्य है आपका, ठीक है? और पृथ्वी क्या कर रही है? ये चक्कर लगा रही है। ठीक है? ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी चारों ओर, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? तो इसकी वजह से आपको मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे ये शरद ऋतु आ गई, ठीक है? फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाती है आपकी, ठीक है? बसंत ऋतु आ गई, शीत ऋतु आ गई, ऐसे करके ये जो है ना चेंजमेंट देखने को मिलता है। सूर्य तो अपनी जगह निश्चित है, स्थित है, ठीक है? पृथ्वी जो है वो उसके चारों ओर घूम रही है। तो कभी इसकी वजह से क्या होता है? सर्दियाँ आती हैं, कभी गर्मियाँ आती हैं, कभी बरसात आती है। तो ये सब किसके कारण होता है? ऋतु परिवर्तन। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी वजह से होता है? परिक्रमण गति के कारण देखने को मिलता है। ठीक है? या 23.5 डिग्री जो झुकाव है पृथ्वी का, उसके कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है? ऑप्शन में आएगा तो आप लिख सकते हैं इसे। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि विषुव किसे कहते हैं? तो विषुव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2016 में ये पूछा भी गया है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति को विषुव कहते हैं। ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि मैंने आपको 3 रेखाएँ बताई थी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा वो रेखा थी जो पृथ्वी को आधा-आधा बाँट देती थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बीचों-बीच से पृथ्वी की गुज़रती है ये और क्या करती है 2 गोलार्धों में बाँट देती है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो वो जो रेखा थी जो बीचों-बीच से होकर गुज़र रही थी, उस रेखा पर जब भी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो क्या होता है दिन और रात उस दिन बराबर होते हैं। ठीक है? ऐसी स्थिति साल में 2 बार पड़ती है और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ठीक है? क्योंकि दिन और रात बराबर है यहाँ पर। ठीक है? और ये 2 बार होता है ऐसा। एक पहला होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है आपको 23 सितंबर को। ठीक है? जो 21 मार्च को होता है उसे हम लोग बसंत विषुव कहते हैं क्योंकि बसंत पंचमी उस समय हम लोग मना रहे होते हैं। तो बसंत के टाइम में होता है तो उसे बसंत विषुव कह देते हैं और दूसरा होता है आपका 23 सितंबर तो उसे हम लोग शरद विषुव कह देते हैं। ठीक है? अब ये जो बताया गया ये दो उत्तरी गोलार्ध में बताया गया कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होते हैं दिन और रात बराबर होते हैं।
ठीक है? तो 21 मार्च को हम लोग बसंत विषुव कह देते हैं, जबकि 23 सितंबर को हम लोग क्या कह देते हैं? शरद विषुव कह देते हैं। ठीक, अब क्लियर हो गया हो आपको कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग विषुव कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए 21 मार्च को हम लोग बसंत विषुव, जबकि 23 सितंबर को हम लोग क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको? अब हमने दिन और रात बराबर जो होते हैं वो तो डेट देख ली। अब दिन सबसे बड़ा किस दिन होता है, सबसे छोटा दिन किस दिन होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 21 जून जो है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे दिन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, जबकि रात सबसे छोटी होती है। ठीक है? गर्मियों का टाइम है, 21 जून जो होती है जिसे हम लोग शायद योगा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है? तो 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है, जबकि रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है। जबकि वहीं बात हम करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। ठीक है? तो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध एक का याद रख लेना और दूसरे का अपोजिट कर देना कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। ठीक है, सर्दियों का टाइम है, क्या होता है उस दिन, दिन बहुत छोटा देखने को मिलेगा आपको और रात जो होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दिन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जबकि रात जो होगी वो काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ना, एक-एक नंबर में पूछ ली जाती हैं और कई बार हम लोग डेट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इन डेट्स को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा। और विषुव जो होता है वो कौन-सी स्थितियों में बनता है, ठीक है, कौन-सी स्थिति होती है जो विषुव बनता है और किस डेट को बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब हम लोग जान लेते हैं कि अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। ठीक है, 2 स्थितियाँ होती हैं, अपसौर और उपसौर, इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अपसौर के बारे में। अपसौर क्या होता है? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो अपसौर कहते हैं। ठीक है? अब सूर्य जो है, एक जगह स्थित है मैंने आपको बताया, पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य से पृथ्वी जो होती है वो अधिकतम दूरी पे होती है, काफ़ी दूर होती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। और ये स्थिति कब आती है? तो ये 4 जुलाई को आती है। ठीक है? तो 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब काफ़ी दूरी पर होगी, ठीक है? जबकि उपसौर में क्या होता है? उपसौर में क्या है कि पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, ठीक है? दोनों डेट याद रखना कि 4 जुलाई को क्या होगा? अपसौर होगा, 3 जनवरी को क्या होगा? उपसौर होगा। अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है, ये चीज़ याद रखना, आपको लगता है कि 4 जुलाई के दिन क्या है? गर्मी बहुत पड़ती है, तो पृथ्वी जो होगी वो सूर्य के पास होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? स्थिति अपोज़िट होती है। कि 4 जुलाई जब गर्मी पड़ती है तो पृथ्वी जो होगी वो अधिकतम दूरी पे होती है। किससे? सूर्य से। लेकिन 3 जनवरी पे क्या होता है? 3 जनवरी को उतनी पास होती है पृथ्वी सूर्य के, ठीक है? लेकिन क्या है कि 3 जनवरी के टाइम पे सर्दियाँ पड़ रही होती हैं, इतनी गर्मी नहीं लगती। होता क्या है कि जब अपसौर की स्थिति बनती है, जब पृथ्वी दूर होती है सूर्य से, तब सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं पृथ्वी पर। इसलिए क्या होता है कि दूर तो होती है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जबकि उपसौर में क्या होता है? तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठीक है? 3 जनवरी को क्या होगा? सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती पृथ्वी पर। इसलिए क्या है कि पास होते हुए भी हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, ठीक है? दिक्कत नहीं होती हमें। तो ये चीज़ याद रखना कि अपसौर की स्थिति जो होगी, वो कब पड़ेगी? 4 जुलाई को पड़ेगी और दूसरी जो उपसौर की स्थिति होती है, वो कब पड़ती है? तो उपसौर की स्थिति आपकी पड़ती है 3 जनवरी को, ठीक है? ये डेट याद रखना दोनों, ठीक है? अब ये देखिए चित्र में आपको बताया भी गया उपसौर और अपसौर, ठीक है? दोनों के बीच में कितनी दूरी है, वो भी बता दी गई हैं, ठीक है? तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि सूर्य के पृथ्वी जो है वो ऐसे करके चक्कर लगा रही है चारों तरफ, तो कोई स्थिति में वो बिल्कुल पास में होगी सूर्य के और किसी स्थिति में सूर्य से बहुत पास होगी। देखो जी, ये वाली जो स्थिति है, यहाँ तो पृथ्वी बहुत पास होगी सूर्य के, जबकि ये वाली जो स्थिति यहाँ पर पृथ्वी जो है वो काफ़ी दूर है सूर्य से, ठीक है? तो ये अपसौर, उपसौर की स्थिति याद रखना। अब एक छोटा-सा टॉपिक देख लेते हैं, पृथ्वी पर ताप कटबंध, काफ़ी छोटा-सा है, थर्मल ज़ोन ऑन अर्थ, ठीक है? तो जान लेते हैं कि सूर्य तप किसे कहते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में पूछा जाएगा कि सूर्य तप से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जो सूर्य तप है, तो पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं, ठीक है? आपको पता है कि सूर्य की बहुत सारा जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है? तो बहुत सारी ऊर्जा जो है वो पृथ्वी प्राप्त करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसे सूर्य तप कहते हैं, ठीक है? तो वही लिखा है कि पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। सूर्य तप के वितरण के अनुसार ही पृथ्वी को 3 ताप कटबंधों में बाँटा गया। अब क्या है कि सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर तो पड़ रही हैं, लेकिन पृथ्वी इतनी बड़ी है,
तो हर जगह सूर्य की सीधी किरणें तो पड़ती नहीं है। तो कहीं-कहीं पर जो ताप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा होता है। किसी-किसी जगह जो होती है तिरछी किरणें पड़ती है तो वहाँ पर इतना प्रकाश नहीं मिलता, ठीक है? इतनी ऊर्जा उसे प्राप्त नहीं होती जगह को, ठीक है? तो इसीलिए तो कई जगह ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं, जैसे अंटार्कटिका है या उत्तरी ध्रुव में आप चले जाएँ, वहाँ पे बर्फ़ जमी कि वहाँ पे क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती नहीं, बहुत कम पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं, ठीक है? तो वही लिखा है कि सूर्य तप जो है, तो सूर्य तप के वितरण के अनुसार क्या है कि पृथ्वी को 3 का ताप कटबंधों में बाँटा गया। पहला उष्णकटिबंध, दूसरा शीतोष्ण और तीसरा शीत। ठीक है, तो उष्णकटिबंध नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती होंगी, बहुत गर्मी रहती होगी। शीतोष्ण कटिबंध में थोड़ी किरणें पड़ती होंगी, ज़्यादा नहीं पड़ती होंगी, तो थोड़ी सर्दी, थोड़ी गर्मी का मौसम होगा यहाँ पर। और तीसरा शीत कटिबंध, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल ही नहीं पड़ती, तो वहाँ पर शीत कटिबंध होगा। ठीक है, देखो ये देख लो पृथ्वी का जो ग्लोब है, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये शीत कटिबंध वाले एरिया हो जाते हैं, ठीक है? ये शीत कटिबंध वाले हो गए। यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती। दूसरा आपका शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला जो है ना वो शीतोष्ण कटिबंध की लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि थोड़ी-थोड़ी किरणें पड़ जाती हैं। और ये जो होता है आपका उष्ण कटिबंध का एरिया होता है, ये जो एरिया है ना, ये उष्ण कटिबंध का एरिया है। ठीक है, उष्ण कटिबंध में क्या है कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो बरसात ज़्यादा होगी तो जो वनस्पतियाँ हैं वो काफ़ी होंगी। तो अमेज़न के जो जंगल हैं वो भी इसी एरिया में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंध की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंध के एरिया में आता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंध के एरिया में कौन-सा आता है? तो कर्क रेखा आपने देख ही ली। ठीक है, कर्क रेखा कौन-सी है? तो ये देखिए आपकी भूमध्य रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा निकलती है, यहाँ पर मकर रेखा निकलती है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, वो उष्णकटिबंध में आ जाता है। ठीक है, तो वही बोला गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, वो उष्णकटिबंध में आता है। यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। दूसरा आपका शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध की बात करें, तो दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो इसके नीचे का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा आपका? तो ये आ जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर, मतलब कर्क रेखा जहाँ से खत्म हो रही है ना, तो वहाँ से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और तीसरा आपका शीत कटिबंध, 66.5 डिग्री से लेकर 66 से उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है, वो शीत कटिबंध का कहलाता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, ये जो एरिया आपका दिखा रहा है ना, 66.5 से लेकर ध्रुव तक का जो एरिया होगा, वो क्या आएगा? वो कहलाएगा आपका शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ पे बिल्कुल सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो ये 3 ताप कटिबंध इन्हें याद रखना। सूर्य तप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के धरातल पे सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, उसे सूर्य तप कह देते हैं। और सूर्य तप में जो होता है कि प्रकाश का जो वितरण होता है, ऊर्जा का जो वितरण होता है, वो एक समान नहीं होता, हर जगह अलग-अलग होता है। इस आधार पर हमने 3 कटिबंधों में बाँट रखा है पृथ्वी को। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा आपका शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो होगा एरिया, वो आपका आ जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, वो उष्ण कटिबंध आएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो बरसात भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंध, ये दोनों गोलार्धों में 23.5 से लेकर 66 डिग्री तक के बीच का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। फिर है शीत कटिबंध, तो 66 डिग्री से लेकर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? वो शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।